अगर कोई ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि कॉम्पनसेशन रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट्स है तो सेक्शन 4 के अंडर वो ऑटोमेटिक उसी जिले का जो सिविल कोर्ट है उसमें वो कोर्ट को लैंड एक्विजिशन रेफरेंस हो जाता है और वो सारे पैसे वो कोर्ट में जमा हो जाते हैं। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा किसको, कोई काम का दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, दिक्कत ऐसे जगह पे हुआ था कि परशुराम भूमि, जो परशुराम देवस्थान, जो परशुराम घाट जो जाता है, वो देवस्थान जो है परशुराम भगवान देवस्थान, उनके नाम पे 1860 में ब्रिटिश ने सनद दिया हुआ था। नाम के जरिए 7/12 जो है उसमें नाम देवस्थान का भी है और शेतकरियों का भी है और वहाँ के कुछ खोत का भी है, जो वहाँ पे जमीन मालक जमींदार बोलते हैं। तो उसके वजह से ये डिस्प्यूट्स काफ़ी क्रिएट हुए को मिलेंगे। उसके ऊपर ये जो शेतकरी है जो वहाँ पे खेती कर रहे 70 सालों से शेतकरी वहाँ पे काम कर रहे, तो उनको वो पैसा एक्चुअली मिलना चाहिए था, तो उनको पैसा मिल नहीं रहा था, तो वो लोग विरोध कर रहे थे उस काम के अगेंस्ट। की बाजू जो है उनकी वकालत में खेड़ कोर्ट में कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो खेड़ कोर्ट में मैं कर रहा हूँ। 44 करोड़ पैसे अटके हुए हैं कोर्ट में। देखिए 2010 में केंद्र सरकार ने इस मुंबई गोवा महामार्ग जो पहले 2 लेन का था उसको डेवलप करने का इनटू 4 लेन्स का ये प्रोजेक्ट की घोषणा की। 2010 से लेके 2018 8 साल इसमें काम की शुरुआत ही नहीं हुई गई। तो मैं एक मुंबई गोवा हाईवे का डेली यूजर, जैसे मैं चिपलून का एक स्थानिक हूँ और माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला वकील, ये मेरी जिम्मेदारी बोल के मेरे इलाके की तरफ, क्योंकि हमारा संवैधानिक हकों का जो उल्लंघन हो रहा था, जो कोकन वासियों का उल्लंघन हो रहा था संवैधानिक हकों का, उसके रिलेटेड मैंने 2018 में माननीय उच्च न्यायालय में ये इशू को रेज किया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरा मैटर एडमिट करके खड्डे भरने के आदेश दिए। तभी भी सितंबर अक्टूबर का अगस्त का टाइम था, उसमें गणपति के टाइम पे खड्डे हो गए, लोग काफ़ी उसमें प्रवासी आने वाले थे, तो माननीय उच्च न्यायालय ने खड्डे भरने के आदेश दिए और 2019 तक ये जो मेरी याचिका है उसको मॉनिटरिंग किया। हाईवे का प्रोजेक्ट का जो काम है उसको 1-1.5 साल तक मॉनिटरिंग किया। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 84 किलोमीटर का जो पहला फेज है और उसके आगे स्टेट PWD ये डेवलपमेंट कर रहा है गोवा के बॉर्डर तक। तो इन दोनों अथॉरिटीज ने 2020 दिसंबर तक काम पूरा होगा ऐसा एफिडेविट दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि अगर ये काम वक्त पे पूरा नहीं होता है तो आप फिर से कोर्ट के दरवाजे ठकठका सकते हैं। तो उसी जरिए मैंने देखा कोविड के बाद, बल्कि काम तो और आसानी से होना चाहिए था, कुछ उसमें ट्रैफिक्स तो थे नहीं, पर 2021 में भी काम पूरा नहीं हुआ। तो मैंने एक पूरे मुंबई गोवा हाईवे का जो 580 किलोमीटर का है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा के, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट के बेसिस पे मैंने 2021 में फिर से कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फिर से आदेश किए कि आप काम कब तक पूरा करोगे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PWD ने इसमें फिर से एफिडेविट फाइल किया कि दिसंबर 2023, अब ये नई डेडलाइन आई कोर्ट के सामने कि दिसंबर 2023 में काम पूरा होगा। तो ये मुझे कहीं तो गलत लगा कि हमारे कोंकणी लोगों का जो हमारा संवैधानिक हक है उसका उल्लंघन हो रहा है। मैं क्या कि तीसरी याचिका अगर दाखिल करूंगा तो 2026 का कहीं तो डेट आएगा। तो इसलिए मैंने एक और अवमान याचिका भी फाइल करी माननीय उच्च न्यायालय में कि ये इन्हीं का खुद का अंडरटेकिंग का ये खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे काफ़ी, उसमें इन्होंने उस आदेश को सीरियस नहीं लिया। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्राइमा फेसी केस इन अधिकारियों के अगेंस्ट में होता है। तो उसी रिलेटेड रिसेंटली 5 जुलाई को मैंने फिर से जो खड्डे, बारिश हो गए जुलाई के महीने में, खड्डे की परिस्थिति काफ़ी भयानक थी, तो वो मैंने फोटोज कोर्ट के सामने जियो टैग फोटोज दिखाए। कोर्ट ने उसमें क्लियर आदेश दिया कि 50,000 रुपये का लिटिगेशन कॉस्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट PWD ने मुझे एक लिटिगेंट बोल के देना है, क्योंकि मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज पे रिलेटेड में 3 बार कोर्ट में मैं आया। एक पहली याचिका, 2 याचिका हो गई और एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी हुआ। तो ये 2010 से अभी 2013 हो गया है, अभी तक काम ये प्रलंबित है। अभी भी सरकार कह रही है कि हम गणपति की पहले 1 लेन पूरा करेंगे, पर ये अगर आपका प्रोजेक्ट 4 लेन्स का था तो 1-2 लेन्स का प्रोजेक्ट आप अभी तक पूरा कर रहे। तो इसी पे मुझे कहीं तो सवाल अभी तक लग रहा है कि यार सच में ये प्रोजेक्ट कब लेगा पूरा करने का। ये डेफिनेटली इसमें
जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनकी भी कहीं तो कमतरता है। उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशन होना चाहिए कि ये लोगों के लिए सर्व करे कोंकणी जनता जो है, क्योंकि इन दी एंड हम लास्ट में कोर्ट की पायरियां जाते हैं, चढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो संविधानिक हकों का जो गाइडेंस करने वाला है, हमको सब गाइडेंस है, वो एक सरकार होता है, वो हमारा पालक होता है। उन्हीं के जरिए संविधानिक हकों का उल्लंघन हो रहा है। वो कहीं पर भी हमारे जो कोंकण वासी है इसके बारे में जो इतना सीरियस हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन है मुंबई गोवा हाईवे टूरिज्म के मामले में, क्योंकि कोंकण में काफी अच्छा टूरिज्म है, गोवा से ज्यादा सुंदर बीचेस हमारे यहाँ पे है। तो अगर ये जो स्पाइनल कॉर्ड अगर हमारा सीधा हो गया, मुंबई गोवा हाईवे अगर सही काम पे हो गया, तो हमारा टूरिज्म अच्छा होगा। तो इस मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे लोक प्रतिनिधियों का भी कहीं तो उनकी कमतरता है, काफी शायद ऐसे करप्शंस भी हुए हैं, या साथ ही साथ मुंबई अभी एक्सपांड हो रहा है महाड़ तक, अभी तो उड़न तक पहुंच गया है, आगे आने वाले 2050 तक शायद मुंबई में समंदर अंदर आ जाएगा पानी में। तो एक्सपांड कहाँ पे होगा? तो एक्सपांड कोंकण रीजन में होगा। तो शायद कहीं तो आगे ये एक्सपांशन होने के पहले सस्ते में जमीन मिले, इसी के जरिए ऐसा एक कोई लैंड स्कैम भी शायद चल रहा होगा कि जो यहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है या बड़े बड़े मंत्री लोग हैं उनको कैसे सस्ते में जमीन मिले, इसीलिए भी कहीं तो ऐसा एक साजिश शायद रची जा रही है, ऐसे लोगों में भी बोल रहा है। मुझे कहीं तो उस बातों में तथ्य भी लग रहा है। ये सिर्फ खड्डे भरने में ही लगे हैं, मुझे ऐसा तो क्लियर आरोप है, क्योंकि गडकरी साहब हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, काफ़ी भाषण में मैंने सुना है। हम रिस्पेक्टफुली उनका आदर करते हैं, उन्हें देश में मिराकल किया है, पर ये मुंबई गोवा महामार्ग के रिलेटेड इन्होंने क्यों, उनकी हताशता है, ये उसका बेस्ट जवाब वही दे पाएंगे। रिसेंटली राज्यसभा में मैंने सुना था कि एक बुक लिखी जाएगी, या अभी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने बोला था वेब सीरीज लिखी कर जा सकती है। बट अगर वेब सीरीज और बुक लिखना यही जवाब हमको अपेक्षा है क्या? हमें तो अपेक्षा है कि आप काम पूरा कीजिए। ये ऐसा जो सरकार में सबसे उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे जरिए ऐसे जवाब आना मुझे बहुत इसमें खेद है। इसीलिए तो हम माननीय उच्च न्यायालय में गए और माननीय उच्च न्यायालय ये मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो आपको अगर अभी प्रगति दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और मॉनिटरिंग के वजह से ही ये प्रगति है। नहीं तो अगर ये जनहित याचिका अगर फाइल नहीं होती, रिसेंटली जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने भी बोला कि आपने जनहित याचिका फाइल किया, इसीलिए हमको इस इशू पे आदेश देने के लिए और मॉनिटरिंग करने का एक हमको मौका मिला। तो माननीय उच्च न्यायालय का ही हम इसमें धन्यवाद कहेंगे कि उन्हीं के वजह से ये हाईवे का जो प्रोग्रेस है सिर्फ और सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग की वजह से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे एक्ट के अंडर जब एक्विजिशन प्रोसेस होता है, सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं कि ये जमीन का कंपनसेशन किसको दिया जाए, अगर दो लोगों में अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, तो वो जो एसडीओ होता है उस इलाके का, उस पैसे को, कंपनसेशन को कोर्ट में, उस जिला कोर्ट में डिपॉजिट कर देता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि लैंड एक्विजिशन रेफरेंस किया जाए इसको, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये पैसे किसको दिए जाए। हाँ, डेफिनेटली बीच में काफ़ी ऐसे इश्यूज थे, जैसे मानगांव हो गया, चिपलून हो गया, और ऐसे कनकौली वगैरह इलाके जो काफ़ी जो मार्केट्स है वो बिल्कुल ही हाईवे को लगत ही थे। तो वो सारे डिस्प्यूट्स तो काफ़ी इनिशियली स्टेज पे क्लियर हुए। पर एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू आपको मैं बताना चाहूँगा कि परशुराम घाट, जो कोंकण भूमि बोली जाती है वो परशुराम भूमि बोली जाती है, परशुराम देव की भूमि बोली जाती है। तो 1860 में ब्रिटिशों ने सनद के जरिए 3-4 गांव जो है, 3.5 गांव, वो परशुराम भूमि बोल के देवस्थान को इनाम दिया गया। तो उसी जरिए 1970 में आफ्टर लॉन्ग 100 ईयर्स ये इनाम के जो सनद के बेसिस पे परशुराम देवस्थानों के ट्रस्टीज ने जो है 7/12 जो बोला जाता है उसमें 7/12 में अपना नाम उसमें दर्ज किया, और साथ ही में खोत या उनके जो मैनेजर्स है उनका भी नाम डाला, और साथ ही जो शेतकरी है वहाँ के जो खेती करते हैं, इतने सालों से शेतकरी कर रहे, उनका भी नाम उसमें था। तो ये जो कंपनसेशन के पैसे जो है वो किसको मिलेंगे, उसी के बेसिस पे शेतकरी जो उधर खेती कर रहे, देवस्थान का तो नाम है पर देवस्थान को उस पैसे की जरूरत है क्या? 44 करोड़ ऑफ रुपीज ये खेड़ कोर्ट में जमा किए गए। तो शेतकरी का थोड़ा उधर विरोध था, मैंने शेतकरियों को समझा बुझा के वो विरोध कम किया, उन्होंने भी
बड़ा दिल करके उन्होंने वो विरोध पीछे लिया, और अब हम उस कोशिश में है कि वो जल्द से जल्द कैसा जो कंपनसेशन है वो शेतकरियों को मिले। और देवस्थान कायदा ये सरकार ने कहीं तो महाराष्ट्र राज्य में करना चाहिए। एक जगह गुजरात में, हमारे नेबरिंग स्टेट में देवस्थान लैंड एबॉलिशन एक्ट 1979 को ही आया था। वहाँ पे सारे देवस्थानों की जो ज़मीन थे वो एबॉलिश कर दिए गए। खोती जो बोली जाती है, जो हमारे कोकण में ज़मींदार का सिस्टम चलता था, तो खोती लैंड एबॉलिशन एक्ट भी ये बहुत साल पहले ही रत्नागिरी और कोंकण इलाके के लिए आ चुका था। तो ये सारे क्लियरेंस हो चुके हैं, पर इसका अमल बजावनी और इसके जो अथॉरिटीज़ जो है, लोकल अथॉरिटीज़, उनका इसका कहीं पे थोड़ा नॉलेज कम है, और थोड़े सर्वसामान्य कोकण वासी है, इनको इतना नॉलेज नहीं है लॉ के वजह से। इसके लिए ये सारा थोड़ा डिस्प्यूट जो था कंपनसेशन के रिलेटेड डेफिनेटली था, पर ये अभी लॉन्ग बैक 100% पूरा कंपनसेशन का कोई इश्यूज अभी एक्विजिशंस का प्रोसेस कोई अभी बाकी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एफिडेविट्स में ही क्लियर किया था हाई कोर्ट में। तो ये सारे रीजंस ये सिर्फ भाषण के रिलेटेड ही नेता लोग बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आरटीआई में मालूमात निकाला, तो आरटीआई में मालूमात मुझे सामने आई 2021 में कि 2450 के ऊपर मौतें हुई थी। और अभी तो इतना खड्डे 2021 से लेकर 23 में और बल्कि बढ़ गए। एक एक परिवार के 10-10 मेंबर जो है वो भी एक्सीडेंट में मर गए। अब तो 3000 के ऊपर क्रॉस किया गया। डेफिनेटली एक्सीडेंट्स काफ़ी हुए, और एक खड्डे के जरिए ही, क्योंकि और रात को यहाँ पे लाइट्स नहीं होती है, स्ट्रीट लैंप्स नहीं है, जो अपने कार के हेडलैम्प्स है उसी के बेसिस पे हमको ड्राइव करना पड़ता है। अचानक से अगर खड्डे आ गए या प्रॉपरली कहीं डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, कहीं पे एम्बुलेंसेस की कमतरता है, ट्रॉमा केयर सेंटर की कमी है। माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया गया कि ट्रॉमा केयर सेंटर है, पर मैंने जब रिसेंटली जाके सर्वे किया तो ट्रॉमा केयर सेंटर के सारे जो इक्विपमेंट्स है वो धूल छा रहे। उसमें ना कोई डॉक्टर्स है, न्यूरोसर्जन्स जो सिर पे मार लगने के बाद न्यूरोसर्जन की ज़रूरत होती है, ऑर्थोपेडिक्स जो यूजुअली फ्रैक्चर होने के बाद लगता है, एक ऑर्थोपेडिक नहीं है, एक न्यूरोसर्जन नहीं है। रिसेंटली एक बेचारा 1.5 साल का बच्चा जो है वो उस एक्सीडेंट में उसको सिर पे मार लगी, बॉम्बे एमजीएम हॉस्पिटल आने तक उसकी मौत हो गई क्योंकि न्यूरोसर्जन नहीं मिला। तो ये सारे काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी और केंद्र सरकार इन्होंने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहिए ट्रॉमा केयर सेंटर के बारे में भी। देखिए, इच्छा शक्ति अगर हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति के लोगों के लिए काम करना, अगर इस एजेंडा से अगर राजनीतिक लोग राजनीति करने लगे तो डेफिनेटली अपना देश तो आगे जाएगा ही। बाकी तो देश तो आगे जा रहा है, भले हम चंद्रमा तक पहुंच रहे, आज हम न्यूज़ में देखिए हम सन तक जाने वाले हैं। तो ये सारे देश में तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर हमारे कोकण का क्या, हमारे कोकण का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारा टूरिज्म जो है वो बहुत महत्व का भाग है। अगर मुंबई गोवा हाईवे पूरा नहीं हुआ तो सिर्फ राजनीति करके कोई फायदा नहीं। रिसेंटली आपने देखे रहेंगे कि रिसेंटली मनसे ने भी एक आंदोलन किया, पर क्या आपको 2010 का ये प्रोजेक्ट जो है आपको 2023 में आपको पता चल रहा है कि ये काम पूरा नहीं हुआ है? आप तो यहीं पे रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई गोवा नाम में ही मुंबई गोवा है, तो आप इतने सालों के बाद आपको जाग क्यों आई? और तोड़फोड़ करने से या अधिकारियों का ऑफिस तोड़ने से या कॉन्ट्रैक्टर्स जो खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला कि हम भले कितने भी आदेश दे, हम खुद जस्टिस बोल के, हाईकोर्ट के जजेस बोल के हम खुद जाके तो खड्डे नहीं भर सकते। जो अधिकारी वर्ग है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हीं ने ही काम करना है। तो ये कहीं पर श्रेयवाद को इसको छोड़ के इतने साल से जो काम रखड़ा हुआ है, आप इसमें ये आप काम कीजिए कि जिन्होंने इसमें करप्शन किया है उनके नाम आप बाहर अगर लेकर आने की काम करेंगे तो पूरा महाराष्ट्र और कोंकण जो है मनसे के बारे में डेफिनेटली बहुत आदर से देखते हैं। राज साहब को हम एक रिस्पेक्टफुली नेता देखते हैं। तो ये आप क्लियर कीजिए, लोगों के सामने लेकर आइए जो करप्शन में इन्वॉल्व है। ये मुंबई गोवा हाईवे के बारे में आपको पता है 15,600 करोड़ खर्च हुए हैं। तो ये कहाँ पे खर्च हुए हैं और किसने गलत तरीके से इस पैसे का खर्च किया है, वो उसको आप अगर बाहर लाएंगे तो ये जनता को भी पता चलेगा, कोकणी जनता को, कि आने वाली जो इलेक्शंस है 24 में हम किसको वोट करें और किसको ना। नहीं, डेफिनेटली ये हुआ है। पहला जो फेज है, जैसे शुरुआती जो है वो 84 किलोमीटर के फलस पे पनवेल से लेके इंदापुर तक का, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो सबसे धीमा काम कर रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहला जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने वो काम छोड़ दिया,
तो वो माननीय उच्च न्यायालय में हमने लेकर आया वो इशू, और उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज करके वर्क ऑर्डर पे स्टे लिया। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बोला कि 2018 में अमेंडमेंट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड स्टे नहीं मिल सकता, तो भी उसको स्टे कैसे मिला? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी सही से दिल्ली हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की, ये क्लियरली हाईकोर्ट में आया, निदर्शन में आया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें आदेश किया कि इमीडिएटली स्टे को निकाला जाए, उसके लिए आप कोशिश कीजिए। फिर स्टे निकालने के बाद अभी 2022 में एक नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया, 2010 का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको निकालने के बाद। तो ये पहला जो फेज है, वहां पे काम की बहुत तकलीफ है। आगे संगमेश्वर जो इलाका है, कांटे से आरेवली से लेके कांटे तक, ये जो वाकन तक, ये जो इलाका है रत्नागिरी जिले में, और परशुराम भूमि का भी जो इशू था वो भी अभी थोड़ा सा डिले काम चल रहा है। चिपलूर में फ्लाईओवर्स के काफी काम डिले है, और ब्रिजेस के जो ब्रिटिश कालीन ब्रिजेस है, आपको पता होगा महाड़ में भी एक बड़ा अपघात हुआ था, तो ब्रिटिश कालीन ब्रिजेस है, चिपलूर में भी काफी ब्रिजेस है, उसके काम अभी तक थोड़े पेंडिंग्स है। बाकी जो सिंधुदुर्ग इलाके में है, ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, उसका कमेंसमेंट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है, फाइनल सर्टिफिकेट भी जो है कोर्ट में दी गई है। इस मुद्दे से रिलेटेड मतलब हमारा जो कोंकण इलाका है, ये काफ़ी अच्छा नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटीफुल एरिया है। अगर हमारा मुंबई गोवा हाईवे अगर काम पूरा हो जाए, और अगर ये सच में अगर नेता लोगों ने इसको सीरियसली लेके काम करे, तो हमारा इलाका जो है डेवलपमेंट के राह पे सच में समृद्ध होगा। रिसेंटली गए साल ही 2022 में राज्य सरकार ने बोला कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मुंबई सिंधुदुर्ग हम काम शुरू करेंगे, उसके लिए 70,000 करोड़ का हम खर्च करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय में मैंने ये सवाल रखा कि ये जो हमारा हक का हाईवे 2010 से पेंडिंग है, उसमें इन्होंने कहा कि 270 करोड़ की कमतरता है, इसके लिए पहला फेज पेंडिंग है, तो इसको पहले ये तो कीजिए। हमें नाश्ते की भूख है, और राज्य सरकार बोलती है कि रात का खाने का हमने आपका इंतजाम करा है, डोंट वरी। तो ये कहीं तो लोगों का इन्होंने जो है काफ़ी गलत तरीके से इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अगर ये हाईवे पूरा होगा, तो हमें भले आप नया हाईवे कीजिए, पहले ये तो पूरा कीजिए, फिर आप नया जितना आपको करना है आप कर सकते हैं।